everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will start our unit number 3 public institutions, and this is going to be the part 4 of this unit. And in this video we will talk about the national parties. ठीक है, तो without wasting our time let's start our video. तो नेशनल पार्टी आज का हमारा टॉपिक होने वाला है. तो आपको मैंने इससे पहले वाली पार्ट 1 में भी बोला था कि मुझे नेशनल पार्टी कमेंट करके बताओ, बट क्योंकि तुम लोग वीडियो ही नहीं देखते तो तुम कमेंट ही क्या करोगे. ठीक है, तो नेशनल पार्टीज़ हमारी कौन कौन सी होती है. आम आदमी पार्टी है. ठीक है, सबसे पहले मुझे बीजेपी रखना चाहिए वैसे, क्योंकि बीजेपी ऑब्वियसली इज़ अ नेशनल पार्टी. 22 स्टेट 28 स्टेट 22 स्टेट 16 से 22 स्टेट आई गेस उनकी सरकार है उसमें. ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की 3-4 में है. ठीक है, पंजाब में, दिल्ली में है, तो इस तरीके से. ठीक है, 3rd नंबर पे आपकी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस. 4th पे BSP बहुजन समाजवादी पार्टी. 5th पे CPI दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. 6th पे TMC दैट इज़ द तृणमूल कांग्रेस. 7th पे NPP दैट इज़ द नेशनल पीपल्स पार्टी. 7 एंड दीज आर दी 7 नेशनल पार्टीज़. ठीक है, तो ECI ऑल्सो हैड पावर टू डी रिकॉग्नाइज अ पार्टी. कि हमने ये ऑलरेडी RP एक्ट में भी पढ़ा था कि ECI के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है अगर उसने RP एक्ट में या फिर जितनी भी गाइडलाइंस होती है ECI की उसको फॉलो नहीं किया तो. ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पर हमारी. ठीक है, तो इसके अंदर आपका एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा RP एक्ट था उसके अंदर हमने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग नहीं पढ़ा था. तो बेसिकली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ बताना चाहती हूँ क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको क्या करना होता है, उनको अपना प्रचार करना होता है, एडवर्टीज़मेंट करना होता है कि बस हमें वोट दो. ठीक है, जैसे अभी आपने राहुल गांधी का एक ऐड देखा होगा. ठीक है, जिसके अंदर वो अपना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि मतलब हमारे विकास का दो हिसाब इस टाइप का एक उन्होंने चलाया कि भाई एक इंजीनियर है. ठीक है, वो मतलब इंजीनियरिंग की इसने 4 साल पढ़ाई करी, उसके बाद वो रिक्शा चला रहा है, तो वो कहता है कि मेरे विकास का हिसाब दो. तो इस तरीके से जो ये नेशनल पार्टीज़ होती हैं ये अपनी अपनी क्या करती हैं, एडवर्टीज़मेंट करती हैं ताकि इनको वोट मिले. ठीक है, तो ये जो वोट है, ये जो एडवर्टीज़मेंट होता है इस टाइम पे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इस टाइम पे ये जो एडवर्टीज़मेंट होता है ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने फंड से करना होता है. ठीक है, इनको कोई गवर्नमेंट चंदा नहीं देती कि यस हम पैसे देंगे तब आप करो, इनको ये अपने फंड से करना होता है. ठीक है, तो इसी में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितनी भी आपकी बिजनेस हाउसेज है या जो भी व्यक्ति, मैं भी हूँ आप भी हैं, कोई भी है. ठीक है, वो इन पार्टीज़ को, जो सी पार्टी आपको पसंद है उसको आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कंट्रीब्यूट करते कि भाई यस ये लो, हमारी मर्जी. ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको देना है या नहीं देना है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब ये जो मैंने आपको भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का बताया, इसमें अगर हम दोबारा जाते हैं तो बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा. इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज़ करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो हर एक बॉन्ड लगभग कितने का भी आप देख सकते हो, 1000 रुपये का एक बॉन्ड होता है. ठीक है, जिसमें अगर एक व्यक्ति उस एक पेपर को ख़रीदता है, उस बॉन्ड को, तो वो बॉन्ड आप जाके एक पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं कि यस ये लो हमारी तरफ से, ये आपके लिए है. कुछ पार्टीज़ हमारी इतनी फेवरेट होती है कि यार हाँ ये तो बहुत अच्छी है तो मैं इसको ये दे देती हूँ, तो वो दे देते हैं. ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं. तो वॉलंटरीली अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी नेशनल पार्टीज़ को तो यू कैन गिव द इलेक्टोरल बॉन्ड. करंटली इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये अपना मतलब जितने भी इनको ये बॉन्ड्स मिले हैं वो छुपा रहे हैं कि किसने कितने दिए हैं, कौन कौन से बिजनेस हाउसेस ने कितने कितने बॉन्ड्स दिए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ छुपा रही हैं. ठीक है, और SBI जो है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो इसका डेटा रिलीज़ नहीं कर रहा है कि भाई किसने कितने पैसे दिए हैं, और ये अगेंस्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि नहीं भाई आपको पूरा डेटा रिलीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये पूरा डेटा रिलीज़ किया. ठीक है, तो ये इतना करंट अफेयर में चले गए हम थोड़ा. ठीक है, तो यस दिस इज़ द थिंग. अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, दैट इज़ द
हिरारकी ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया, हमने आरटीआई पढ़ लिया, हमने वोटिंग टाइप पढ़ लिए, ठीक है, हमने इतना सब कुछ देख लिया। अब पढ़ते हैं कि भाई ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं मैं वोट डालने जा रही हूँ कोई मेरे जैसा इंसान बैठा है वहाँ पे ना, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो इलेक्शंस के अंदर भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनकी हिरारकी है ये इट बिगिंस विद CEC, ठीक है। ये आप थोड़ा पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिरारकी चालू होती है भाई CEC से। CEC स्टैंड फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कमिश्नर से, जैसे आपको एज द नेम सजेस्ट, कमिश्नर मतलब जो सबसे हाई पोस्ट पर है, मान लो पूरे ज़िले का नेता कमिश्नर, इस तरीके से, ठीक है। तो दे हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरीके से इलेक्शन होने हैं, ये CEC आपका डिसाइड करता है, इंक्लूडिंग द शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शंस, वोटर रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या है कि भाई जैसे 7 फेज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग फेजेस में कितने कितने पर्सन कहाँ कहाँ पे क्या क्या पे वोट हो रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पर्सन एक दिन में वोट देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपका कमिश्नर ही गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो कमिश्नर होता है ये हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, करंट प्रेसिडेंट इज़ द द्रौपदी मुर्मू एंड शी इज़ अ दलित, ठीक है। तो इन्होंने यही अपॉइंट करती हैं, ठीक है। सेकेंड आते हैं आपकी हिरारकी में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, जिसको हम CEO भी बोलते हैं, ठीक है। CEO आपने सुना होगा काफ़ी सारे टाइम पे, कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बेसिकली द टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है फॉर ओवरसीइंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो कमिश्नर के बाद जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। दे इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। बेसिकली जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो ये ध्यान रखता है कि जो इलेक्शंस है उसमें कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, धांधली ना हो, ठीक है, और स्मूथ तरीके से, आराम तरीके से एकदम इलेक्शंस आपके हो जाएं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट विद वेरियस अथॉरिटीज़। और ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो किसी एक से बात कर कर ही सब चीज़ कर लेगा ना, अलग अलग अथॉरिटीज़ से मिल कर कि भाई पुलिस अथॉरिटी यहाँ पे पूरी तैनात रहेगी, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स खड़े होंगे, यहाँ चेकिंग हो रही होगी, यहाँ पर आपकी लिस्ट जारी होगी, ये सब चीज़ें पूरा आपका इलेक्टोरल ऑफिसर देखता है, ठीक है। तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इलेक्शन ऑफिसर। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस टाइप के आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे दिल्ली के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर है, नॉर्थ का एक, साउथ वेस्ट का एक, साउथ ईस्ट का एक, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इलेक्शन ऑफिसर होता है जिसको आप DO बोलते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट, बेसिकली सुपरवाइज करने के लिए कि भाई इलेक्शन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फेयरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई मतलब कुछ पैसे वैसे देकर कुछ इलेक्शंस तो नहीं करवा रहे, या हमारे यहाँ कॉमन है शराब की बोतलें बांट के किया जाता है, तो ये सब तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये होता है DO का काम। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको आप ERO भी बोलते हैं, ठीक है। ERO बेसिकली होता कौन है, ERO इज़ द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ही यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लग रही है कि सभी लोगों ने रजिस्टर किया है या नहीं किया है, ठीक है, उसका ध्यान कौन रखता है, ERO। और बेसिकली वोटर डाटाबेस को अपने पास मेंटेन करता है कि भाई किस तरीके से वोट कास्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल, वुमेन्स कितनी हैं भाई, मेंस कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, 18 साल के ऊपर की युवा बोल लो, अब चिल्ड्रन तो रहे नहीं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। फिफ्थ आता है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर से नाम सुनते साथ ही मुझे मध्य प्रदेश की न्यूज़ याद आ जाती है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया गया था, रिटर्निंग RO थे जो हमारे वहाँ के, उन्होंने ऐसा बोला गया कि उन्होंने आम आदमी BJP के वोट को बढ़ाया और आम आदमी के वोट को काट दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके की करंट न्यूज़ में थोड़ा रहा करो, ठीक है। तो RO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। किसी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस को कंडक्ट करने का जो तरीका है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, RO, ठीक है। दे ओवरसी द नॉमिनेशन प्रोसेस, यूटिलाइज द नॉमिनेशन पेपर्स फॉर
कैंडिडेट एंड कंडक्ट द काउंटिंग ऑफ वोट। बेसिकली इलेक्शन हो जाने के बाद जो आपकी काउंटिंग ऑफ वोट होता है, ठीक है, किस किस को नॉमिनेशन किया गया है, वो सबका ध्यान वगैरह कौन रखता है? रिटर्निंग ऑफिसर की भाई वोट काउंटिंग, बेसिकली इसको आप कह लो वोट काउंटिंग, ठीक है। वो कौन करता है? आरओ करता है। बहुत सारे आरओ होते हैं, ठीक है, बस हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक होता है इस तरीके से। तो आरओ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग द इलेक्शन रिजल्ट। इलेक्शन के जो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं ना, जैसे लोकसभा में मान लो कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका आरओ होता है जो इलेक्शंस के रिजल्ट को डिक्लेयर करता है, ठीक है। दीज ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स साथ में वर्क करते हैं। जितने भी अभी तक हमने ऑफिसर पढ़े, दैट इज़ कमिश्नर पढ़ा, ठीक है, चीफ इलेक्टोरल पढ़ा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पढ़ा, हमने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पढ़ा, रिटर्निंग ऑफिसर पढ़ा, ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके एक डेमोक्रेसी बन पाती है, तब जाके कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाता है, ठीक है। और हर एक ऑफिसर यहाँ पर अपना स्पेसिफिक रोल पूरी मेहनत करते हैं कि जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। एंड येस, सो दिस इज़ द थिंग। अब अपना एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन पोल एंड द एग्जिट पोल, ठीक है। तो इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये भी, ठीक है। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या डिफरेंस होता है, इस पे बेस्ड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप उससे पहले ये पढ़ लेते हैं हम। एज दी सजेस्ट ओपिनियन पोल एंड दी एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल का मतलब है भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया या नहीं आया। आप ओपिनियन दोगे कि यस भाई मैम ने अच्छा पढ़ाया या नहीं अच्छा पढ़ाया, जो आपको लगता है, ठीक है। तो इट इज़ कंडक्टेड बिफोर इलेक्शन टू गैदर पीपल ओपिनियन एंड प्रेफरेंसेस। तो ओपिनियन पोल जो होता है ना, वो पढ़ाने मतलब इलेक्शन होने से पहले कंडक्ट किया जाता है कि भाई जनता की क्या राय है, क्या मूड है पब्लिक का, किसको वोट देना चाह रही है भाई पब्लिक इस बार, ठीक है। तो ये होता है ओपिनियन पोल। वहीं जो एग्जिट पोल है वो उस दिन होता है जिस दिन जो आपका वोट है, जिस दिन आप वोट डाल के आओगे ना, वोटिंग पोलिंग बूथ के बाहर आप खड़े होगे, आपने वोट डाल दिया, आपके हाथ पर वो इंक लग गई, उसके बाद जो मीडिया वाले खड़े रहते हैं ना बाहर, वो आपसे पूछेंगे कि भाई किसको वोट देकर आए हो, ठीक है। उसके बेस पर जब आप अपना आंसर दोगे, ऐसी करोड़ लोग अपना आंसर देते हैं कि भाई हाँ हमने इसको ऐसे वोट दिया है, ठीक है। उसके बेस पर जो पोल तैयार होता है, उस पोल को आप एग्जिट पोल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इट्स अबाउट आस्किंग पीपल क्वेश्चन अबाउट देयर सेंटिमेंट और इट्स एम टू प्रिडिक्ट। अगेन ओपिनियन पोल का सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि बस पब्लिक से पूछना कि भाई आपके सेंटिमेंट्स किसके साथ है, भाई किस पे बिलीव कर रहे हो, कौन सी सरकार को लाने वाले हो इस बार, बस ये होता है ओपिनियन पोल, जो कि वोटिंग से पहले पूछा जाता है। वहीं हमारा जो एग्जिट पोल है वो वोटिंग के दिन पूछा जाता है, और इस दिन लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई प्रिडिक्शन की जाती है, बेसिकली सबसे पूछ कर ये प्रिडिक्शन की जाती है कि भाई जो वोट है एक्चुअल उसके रिजल्ट क्या निकलने वाले हैं, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द ओपिनियन डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन पोल एंड द एग्जिट पोल। अब आपका यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे पक्का, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये उससे हटकर है, आपका पोलिंग वाले बूथ से पूरा हटकर है ये। यहाँ पर बस एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि 48 आवर बिफोर पोलिंग एंड्स डिस्प्ले ऑफ एनी इलेक्शन मैटर ऑन टीवी इज़ प्रोहिबिटेड। जैसे इलेक्शन में आपने पोलिंग एंड्स होती है, मतलब जो आपके वोट्स है वो सब डल चुके होते हैं, ठीक है, उसके 48 घंटे पहले आप टीवी पर ये बता नहीं सकते कि भाई इस पार्टी को इतना वोट दिया जा रहा है, इस पार्टी को ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो 48 आवर बिफोर पोलिंग एंड होने के 48 घंटे पहले ही आप इलेक्शन के जो रिजल्ट है, इलेक्शन मैटर्स को आप नहीं दिखा सकते कि भाई जो बीजेपी ने अपने ऐड बनवाए वो नहीं दिखा सकते, राहुल गांधी या कांग्रेस ने अपने जो ऐड बनवाए वो नहीं दिखा सकते, ये सब प्रोहिबिटेड हो जाता है। बट मेक श्योर ये 48 आवर पहले होता है, ठीक है। सेकेंड है काउंटिंग ऑफ वोट, इट इज़ डन बाय रिटर्निंग ऑफिसर, ये हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलएज भी आपका हो जाता है। ये किस केस में होता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए को ऐसा लगता है कि इसने कोई क्राइम कन्विक्ट किया है, तो उनको 2 साल के लिए जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है।
और उनको 6 साल के लिए शी और ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज। ठीक है, तो उनके जैसे उनको जेल में, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई MP और MLA क्राइम में कन्विक्टेड है, ठीक है, जैसे आप वोट तो MP को दोगे ना भाई, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो आप अगर वोट अपना दे रहे हैं किसी भी MP को और वो MP क्राइम में कन्विक्टेड है तो, और उसको जेल हो रखी है मान लो 2 साल की, ठीक है, या फिर 6 साल की मान लो जेल हो रखी है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पर बतानी इंपॉर्टेंट थी कि भाई ये नहीं है कि MP MLAs जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इवन इफ द, अगर कोई पर्सन या कोई MLA या फिर कोई MP जेल में कन्विक्टेड है, जेल में उसको सज़ा मिली है भाई, ठीक है, और 2 साल या उससे ज़्यादा, तो और वो बेल पर बाहर आ रखा है, ठीक है, उस केस में भी वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, ही और शी विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो यस यही आपको बताना था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड यस दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद our unit number 4. So yes, that's all for today. Okay, bye and thanks for watching.